एमए उत्तरार्ध के विद्यार्थियों, ई व्याख्यान में आपका स्वागत है। बच्चों, हम भाषा विज्ञान का अध्ययन हमने प्रारंभ किया है। इसमें आपको इससे पहले मैंने भाषा की परिभाषा, सिलेबस से संबंधित सभी सामान्य जानकारियाँ दे दी थी। आप इन सब चीज़ों से परिचित हो चुके हैं। कल हमने भाषा की उत्पत्ति पर अध्ययन प्रारंभ किया था। पिछले व्याख्यान में हमने भाषा की उत्पत्ति के दो सिद्धांतों पर बात की थी, दैवी सिद्धांत और धातु सिद्धांत। विकासवादी सिद्धांत इसमें संक्षिप्त है। उत्पत्ति संबंधी कई सिद्धांत हैं। उसी क्रम में आज हम आगे बढ़ते हैं और आज निर्णय सिद्धांत, अनुकरण सिद्धांत और मनोभावाभिव्यक्ति सिद्धांत, इन पर विचार कर लेते हैं कि ये भाषा की उत्पत्ति के संबंध में क्या कहते हैं और कितने सार्थक हैं, कितने तार्किक हैं। निर्णय सिद्धांत भाषा के संबंध में क्या कहता है, सबसे पहले हम यह जानते हैं। इसे प्रतीकवाद, स्वीकारवाद, संकेत सिद्धांत, संकेतवाद आदि कई नामों से पुकारा गया है। इस सिद्धांत के अनुसार आरंभ में मनुष्यों ने जब देखा कि हाथ आदि के संकेतों से काम नहीं चल रहा है, तो उन्होंने इकट्ठे होकर आवश्यक वस्तुओं और क्रियाओं के लिए प्रतीकात्मक ध्वनि संकेत, सांकेतिक नाम या शब्द निश्चित करना स्वीकार किया और वहीं से भाषा का आरंभ हुआ। बच्चों देखिए, मतलब इसमें ये कहा गया है निर्णय सिद्धांत में कि मनुष्य एकत्रित हुए और उन्होंने कुछ निश्चय कर लिया कि भाई ये हमारे संकेत होंगे, ये हमारे किन किन संकेतों के लिए कौन कौन से शब्द होंगे। उन्होंने एकत्रित होकर के एक सभा की भांति एकत्रित होकर के ये निर्णय ले लिया कि अमुक ध्वनि के लिए या वस्तु के लिए ये सांकेतिक नाम होगा, ये प्रतीकात्मक नाम होगा, और उसी से भाषा का आविष्कार हुआ। अब इस निर्णय सिद्धांत पर कि हम समीक्षा करें तो पता चलता है कि इसमें कोई सार्थकता नहीं है, कोई तार्किकता नहीं है, क्योंकि सबसे पहले इसकी आलोचना इस आधार पर की जाती है कि यदि कोई भाषा ही नहीं थी आरंभ में, तो लोगों को इकट्ठा कैसे किया गया। एकत्रित होने के लिए भी तो कुछ कहा गया होगा, कोई संकेत, कोई शब्द। जब आरंभ ही प्रथम बार भाषा का वहाँ से हुआ, तो फिर मनुष्य समाज को या मनुष्य समूह को एकत्रित कैसे किया होगा, किस माध्यम से उनको ये सूचना या ये संकेत दिए होंगे कि हम सब एकत्रित होते हैं एक स्थान पे और भाषा का निर्माण करते हैं। दूसरा ये है कि एकत्र भी हो गए तो शब्द कैसे गढ़े हुए होंगे एकाएक बैठ करके। वस्तुतः है बिना विचार विनिमय के इकट्ठा होना न तो संभव है और न ही प्रतीक रूप के नामों का निर्णय करना संभव है। वास्तव में ये सिद्धांत अपने आप में बिल्कुल कोई समस्या का हल नहीं करता, भाषा की उत्पत्ति पर कोई सार्थक विचार या सार्थक तथ्य प्रस्तुत नहीं करता है। क्योंकि यदि व्यक्ति इकट्ठे हो गए तो इकट्ठा होने से पूर्व या इकट्ठा होने के पश्चात जो निर्णय उन्होंने विचार विनिमय के लिए किए, तो वहाँ जो भाषा प्रयुक्त, यदि उनके पास कुछ इस प्रयुक्ति के लिए या एक संचार का माध्यम था कि हम भाषा का निर्माण करते हैं, हम एकत्रित होते हैं, तो इसका मतलब भाषा पहले से ही अस्तित्व में थी। भाषा की उत्पत्ति का प्रश्न कहाँ से आएगा। तो कुल मिला के बात यह है कि निर्णय सिद्धांत भी निर्णयात्मक रूप से या अंतिम रूप से भाषा की उत्पत्ति की समस्या को हल नहीं करता है। हम अगला सिद्धांत लेते हैं, अनुकरण सिद्धांत, इमिटेटिव थ्योरी। इस सिद्धांत का प्रतिपादन भी अनेक विद्वानों ने किया है और उन्होंने कहा है कि भाषा की उत्पत्ति अनुकरण के आधार पर हुई है। मनुष्यों ने अपने आसपास के जीवों और वस्तुओं की आवाज़ आदि के अनुकरण पर प्रारंभ में शब्द बनाए और उसी पर
भाषा का महल खड़ा किया। इस सिद्धांत के अंतर्गत 3 उपसिद्धांत रखे जाते हैं। प्रथम ध्वन्यात्मक अनुकरण, दूसरा अनुरणात्मक अनुकरण और तीसरा है दृश्यात्मक अनुकरण। सिद्धांत के अंतर्गत 3 उपसिद्धांत रखे गए हैं। मैं दोहराती हूँ। प्रथम है ध्वन्यात्मक अनुकरण, दूसरा है अनुरणात्मक अनुकरण और तीसरा है दृश्यात्मक अनुकरण। तो सबसे पहले हम ध्वन्यात्मक अनुकरण पर बात करते हैं। बच्चों, इस सिद्धांत को भी अनेक नामों से पुकारा गया है। यथा इसको अनुकरण सिद्धांत कहा गया है, अनुकरण मूलकतावाद या भौभववाद, शब्दानुकरणवाद आदि नाम दिए गए हैं। अंग्रेजी में इसे बाउबो थ्योरी भी कहा गया है। अब ये सिद्धांत कहता है, इसके अनुसार मनुष्य ने अपने आसपास के पशु पक्षियों से होने वाली ध्वनियों के अनुकरण पर अपने लिए शब्द बनाए और उसी आधार पर पूरी भाषा खड़ी हुई। अर्थात ये कह रहा है कि मनुष्य जैसा प्रबुद्ध व्यक्ति, प्रबुद्ध प्राणी इस सृष्टि का, वो पशु पक्षियों का अनुकरण करके अपनी भाषा का निर्माण करता है। ये बात ध्वन्यात्मक अनुकरण सिद्धांत ये तथ्य प्रस्तुत करता है। विद्वान रेनन ने इस सिद्धांत का विरोध इस आधार पर किया है कि विश्व का सर्वश्रेष्ठ और विकसित प्राणी होकर भी मनुष्य स्वयं कोई ध्वनि उत्पन्न नहीं कर सका और दूसरों की ध्वनियों का उसे अपनी भाषा बनाने के लिए सहारा लेना पड़ा। कितना हास्यास्पद है। किंतु तत्वतः इस प्रकार के विरोध के लिए कोई ठोस आधार भी नहीं है। मनुष्य स्वयं ध्वनि उत्पन्न करता रहा होगा, पर अन्य जानवरों या नामों या उनकी क्रियाओं के लिए उसने उनके अनुकरण से ध्वनियों के अनजाने ही शब्दों का निर्माण किया होगा। जैसे इसे स्वीकार करें तो हर भाषा के कुछ शब्द हमें इस प्रकार मिल ही जाते हैं। जैसे चीनी में मियाऊं बिल्ली के लिए, हिंदी में भी मियाऊं, में भेड़ की बोली, बे बकरी की बोली आदि। अब इसमें फिर भी इस सिद्धांत को आंशिक रूप से ही सत्य माना जा सकता है। एक बात पे और विरोध किया जाता है कि कुछ भाषाएं ऐसी हैं जिनमें ऐसे शब्द ही नहीं है कि जिनसे पशु पक्षियों की बोलियों से अनुकरण के आधार पर शब्द बने। कुछ इस सिद्धांत का विरोध इस आधार पर भी करते हैं कि इन शब्दों का आधार ध्वनि अनुकरण है, तो संसार की सभी भाषाओं में इनके लिए एक से शब्द होते, भिन्नता ही नहीं होती। किंतु ये आवश्यक नहीं है, क्योंकि अनुकरण प्राय सर्वदा अपूर्ण ही रहता है, पूर्ण रूप से नहीं होता है। और वैसे भी भाषा में यादृच्छिकता की विशेषता सदैव विद्यमान रहती है। मैक्स मूलर ने तो इस सिद्धांत की हंसी उड़ाई थी और हंसी ही हंसी में इसे बाउ थ्योरी कहा था। वास्तव में बाउ अंग्रेजी में कुत्ते की बोली को कहा जाता है और यूं अंग्रेज कुत्ते को बाउ भी कहते हैं। तो मैक्स मूलर ने इसको ये नाम दिया। किंतु ये बात स्पष्ट है कि ये मत बिल्कुल ही त्याज्य नहीं है, क्योंकि कुछ शब्दों को अवश्य ध्वन्यात्मक अनुकरण के आधार पर गढ़ा गया है। अब इसका ही एक दूसरा उपसिद्धांत है अनुरणात्मक अनुकरण या अनुरणन सिद्धांत। इसको बहुत सी पुस्तकों में ध्वनि अनुकरण से अलग रखा गया है। अर्थात ये अनुकरण है लेकिन ध्वन्यात्मक अनुकरण से भिन्न है। लेकिन देखा जाए तो एक प्रकार से ध्वनि का ही अनुकरण है। जैसे इससे पहले वाले सिद्धांत में हमने पशु पक्षियों के अनुकरण की बात कही थी, तो ये धातु, काठ, पानी आदि निर्जीव वस्तुओं के अनुकरण की बात करता है अनुरणात्मक सिद्धांत। जैसे झनझनाना, तड़तड़ाना, कल कल, छल छल, खटखट आदि। जैसे संस्कृत में नद नाद के आधार पर नद या नदी आदि हैं। इसी प्रकार पत धातु गिरना, कदाचित पत्र का पत्र इसी ध्वनि से बना है। किंतु इस सिद्धांत की भी इस आधार पर आलोचना की जा सकती है कि साधारण भाषा में 2, 4 या 10, 20 शब्द मिल जाएंगे। पूरी भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई, इसका समाधान भी ये अनुरणात्मक सिद्धांत नहीं देता है। अब अनुरणात्मक अनुकरण के बाद में तीसरा अनुकरण है, वो है दृश्यात्मक अनुकरण। इसके शब्द बगबग,
दग दग, जग जग। लेकिन भाषा में ऐसे शब्द कितने होते हैं, इसीलिए जो आक्षेप हमने अनुरणात्मक सिद्धांत पे लगाया कि भाई भाषा, पूरी भाषा की उत्पत्ति दर्शात्मक अनुकरण पे या ध्वन्यात्मक अनुकरण पे संभव नहीं है, उसी भांति दर्शात्मक अनुकरण की भी आलोचना की जा सकती है। अर्थात संपूर्ण जो इतनी समृद्ध भाषा है मनुष्य जाति की, वो मात्र अनुकरण के आधार पर नहीं है। तो बच्चों, अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं और मनोभाव अभिव्यक्ति सिद्धांत की बात करते हैं कि वो भाषा की उत्पत्ति के बारे में क्या कहता है। मनोभाव अभिव्यक्ति सिद्धांत, इसको कई नामों से जाना गया है, यथा मनोराग व्यंजक, शब्द मूलकतावाद, आवेग सिद्धांत, पुहवाद, मनोभाव अभिव्यंजकतावाद आदि नामों से कहा गया है। हिंदी में ये शब्द हैं, अंग्रेजी में इसको पुह भी कहा गया है, पुह सिद्धांत भी कहा गया है। अब ये तो है इस सिद्धांत के नाम। अब ये क्या कहता है कि आरंभ में मनुष्य विचार प्रधान प्राणी न होकर के अन्य पशुओं की भांति भाव प्रधान था, और चूंकि भावना ही प्रधान थी तो वो प्रसन्नता, दुख, विस्मय, घृणा आदि भावावेश से उसके मुंह से कुछ शब्द निकल जाया करते थे, जैसे ओ, छी, दिक, आहा, ओहो, पुह, पिश आदि शब्द सहजता से उसके मुंह से निकल जाया करते थे, और धीरे धीरे इन्हीं शब्दों से भाषा का विकास हुआ है। अर्थात जो मनोभाव अभिव्यक्ति सिद्धांत है वो भाषा की उत्पत्ति में कहता है कि मनुष्य अपने भावावेग में आकर के और वो शब्द हम आज भी बोलते हैं जिनकी अचानक प्रतिक्रिया में हमें निकलते हैं कि ओ, शोक में, प्रसन्नता में, आश्चर्य में, ओह, आहा, धिक के ऐसे शब्द निकल जाया करते हैं। तो ये सारे शब्द किसी भाषा की उत्पत्ति के आधार भला कैसे हो सकते हैं? तो इसमें इस सिद्धांत की आलोचना इस आधार पर की जाती है कि भिन्न भिन्न भाषाओं में ऐसे शब्द एक ही रूप में नहीं मिलते हैं। यदि स्वभावतः आरंभ में ये निःसृत हुए होते तो अवश्य ही सभी मनुष्य में लगभग एक से होते। जैसे संसार भर के कुत्ते दुखी होकर लगभग एक ही प्रकार से रोते हैं, पर संसार भर के मनुष्य न तो दुखी होकर एक प्रकार से हाय करते हैं और न ही प्रसन्न होने पर वाह करते हैं। अर्थात उनकी जो मनोवेगों की या आवेगों की अभिव्यक्ति है वो भिन्न भिन्न प्रकार से होती है, क्योंकि ये पूर्णतः यादृच्छिक है। अब दूसरी आलोचना इस सिद्धांत की इस बिंदु से की जा सकती है कि इन शब्दों से पूरी भाषा पर प्रकाश नहीं पड़ता है। यदि आवेगों के आधार पर शब्दों को हम देखें तो कितने शब्द बनाए गए होंगे, कितने गढ़े होंगे, हद से हद 40-50 शब्द होंगे। इनको भाषा का अंग माना जा सकता है, पूर्णतः भाषा नहीं मान सकते। बेनफी नामक विद्वान ने कहा है कि ऐसे शब्द केवल वहाँ प्रयुक्त होते हैं जहाँ बोलना संभव नहीं होता है, अतः यह भाषा नहीं है। यदि इसे भाषा का अंग भी माना जाए तो अधिक से अधिक इतना ही कहा जा सकता है कि कुछ थोड़े से शब्दों की उत्पत्ति की समस्या पर ही प्रकाश डलता है, बाकी पूरी भाषा के बारे में या भाषा की उत्पत्ति के बारे में स्पष्ट रूप से ये सिद्धांत अधिक कुछ नहीं कहता है। हाँ, इतना अवश्य स्वीकार किया जा सकता है कि आरंभ की ध्वनियाँ अपनी आरंभिक स्थिति में अधिक रही होंगी और उनका प्रयोग भी भाषा के अभाव में अधिक होता होगा। अर्थात जब भाषा नहीं थी तो इस प्रकार की ध्वनियाँ अवश्य रही होंगी। अतः इसके कारण धीरे धीरे विभिन्न प्रकार की ध्वनियों के उच्चारण का अभ्यास बढ़ा होगा और कुछ शब्द भाषा के विकसित होने में अवश्य सहायता मिली होगी, लेकिन पूरी भाषा मनोभाव अभिव्यक्ति सिद्धांत के आधार पर विकसित हुई हो, ये थोड़ा असंभव सा लगता है। बच्चों, अब हम मनोभाव अभिव्यक्ति सिद्धांत के बाद में यो हे हो सिद्धांत की बात करते हैं। यो हे हो सिद्धांत, इस सिद्धांत को श्रम ध्वनि सिद्धांत या श्रम परिहरण मूलकतावाद भी कहते हैं। अर्थात इस सिद्धांत को, यो हे सिद्धांत को श्रम ध्वनि सिद्धांत या श्रम परिहरण मूलकतावाद भी कहते हैं। और
इस सिद्धांत के जो जन्मदाता हैं वो न्यूआयर नामक विद्वान थे। उनका कहना था कि परिश्रम का कार्य करते समय सांस तेजी से बाहर भीतर आती है तो उससे स्वर तंत्रियों के बीच में कंपन होता है और उस कंपन से तदनुकूल ध्वनियों के उच्चरित होने से कार्य करने वाले को राहत मिलती है। अर्थात आपने कभी देखा होगा कोई धोबी, कोई श्रमिक विभिन्न प्रकार की मुंह से ध्वनियाँ निकालता हुआ अपने कठोर परिश्रम को अंजाम देता है, तो ये सिद्धांत कुछ इसी प्रकार की बात कर रहा है। जैसे कठिन परिश्रम करते समय श्रमिक लोग भी श्रम परिहार की क्रिया करते हैं। धोबी लोग हियो, छियो, मल्लाह थकान के लिए यो हे आदि कहते हैं। क्रेन पे काम करने वाले मजदूर भी हो जोर जोर से इस तरह के शब्दों का उच्चारण करते हैं। तो इस सिद्धांत का आधार यह है कि क्रिया के साथ स्वभावतः होने वाली ध्वनि उस क्रिया की बोधिका होती है। वास्तव में भोलानाथ तिवारी सिद्धांत की आलोचना करते हुए इसको सर्वथा निरर्थक सिद्धांत कहते हैं कि कुछ शब्द या ध्वनि जरूर निर्मित हो गई होंगी इस दृष्टि से, वरना भाषा की उत्पत्ति भला कैसे इस सिद्धांत से हो सकती है। तो विद्यार्थियों, भाषा की उत्पत्ति का सिद्धांत विस्तृत है। अगले कुछ सिद्धांतों पर हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।